हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के नेक्स्ट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज का जो वीडियो का लाइक है वो टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है, हम डेली आपको इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। तो देखिए सिंपल तरीके से क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और फैक्ट्स भी देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या जानेंगे कि क्या किस क्वेश्चन में क्या चीज़ें बातें ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे सुझाता है कि हर बच्चे की प्रत्येक 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सके। या बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। यह शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे और क्षमता भाग्य है और अवधि के भीतर नहीं बदलती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका ऑप्शन यहाँ पे सी है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था जिसके अंतर्गत इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया था। 7 प्रकार की कौन कौन सी बुद्धियां हैं, जैसे कहते हैं भाषाई बुद्धि, जिस व्यक्ति की भाषा में पकड़ अच्छी होती, जैसे लेखक, शायर है ना, कहानीकार जो कहानी लिखते हैं, पिक्चर लिखने वाले जो पिक्चर की कहानी स्टोरी लिखते हैं ना, तो उनकी वो उनकी पकड़ उसमें भाषा में अच्छी होती है। जो लेखक होते हैं गाना आना लिखते हैं, कितना बढ़िया गाना संगीत लिखते हैं, तो वो भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आती है। जो गणितीय बुद्धि होती है, जिनके मैथमेटिक्स अच्छी होती है, जिनकी साइंस अच्छी होती है, तो उसको गणितीय बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। स्थानिक बुद्धि, स्पार्शियल जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस, जो खाली स्थान को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो 8 प्रकार की बुद्धियों को मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तीसरे नंबर की है जिसे स्थानिक बुद्धि कहते हैं। तो जो आपके खाली प्लॉट को देख करके आर्किटेक्ट होते हैं, वो उसमें एक अच्छा सा डिज़ाइन बना देते हैं। आपके घर के अच्छे स्थान को समझ करके कहाँ पे कौन सा कमरा होना चाहिए, कहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, इस चीज़ों को समझ के एक मैप बना देते हैं। एक होती है शारीरिक बुद्धि, चौथे नंबर पे समझ लीजिए, जो फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छे होते हैं, जैसे क्रिकेटर्स हो गए या रनिंग करने वाले हो गए या फिर बॉडी वेट लिफ्टर्स होते हैं। ये सब चीज़ें ये शारीरिक गति बुद्धि में आता है, या फिर हम कह सकते हैं फिजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। फिर आता है 5वां नंबर आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो म्यूजिक में अच्छे होते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गए। फिर नेचर के प्रति जिनके नॉलेज होती है, जो नेचर के बारे में बहुत अच्छे जानते हैं, प्रकृति के बारे में अच्छे जानते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें से पूछा जाता है अक्सर इंट्रा और इंटर इंटेलिजेंस, या फिर कह लीजिए पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। पर्सनल जो सेल्फ इंटेलिजेंस होता है, मतलब सेल्फ लिखा है तो जो व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानता है उसको पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस कहते हैं। या फिर कह सकते हैं इंट्रा इंटेलिजेंस कह सकते हैं। जैसे कैसे क्या होता है इंट्रा इंटेलिजेंस, जैसे कि गौतम बुद्ध या फिर गांधी है ना, या फिर महावीर स्वामी, ये सब और जो क्या बोलते हैं, जो प्रवचन कारक होते हैं ना, जो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। आज के तो खैर बेकार टाइप के हो गए, दूसरों की बात, ठीक है। दूसरा है पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस, जो दूसरों की भावनाओं को, उनके दर्द को अच्छे तरीके से समझता है, तो उसे पर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, या इंटर इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई टीचर कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कह दे कि उसके अंदर भीतरी प्रेरणा, मतलब इंटरनल मोटिवेशन के साथ वो कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। तो एज अ टीचर वो अपने बच्चों को ऐसा क्या कह दे कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए, मतलब स्वयं से वो कार्य करने लग जाए, ठीक है। तो देखिए चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर दो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी दूंगा। तो यहाँ पे देखिए जो एक टॉफी मिलेगी, मतलब बाहर से उसे मोटिवेशन देने की कोशिश की जा रही है। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, मतलब बाहर से मोटिवेशन दी जा रही है कि उसके जैसे क्यों नहीं हो, ठीक है। चलो इसे जल्दी से समाप्त कर दो, पहले समाप्त कर लो। यहाँ पे भी मोटिवेशन बाहर से, इसे करने की कोशिश करो ताकि तुम सीख जाओगे, जैसे जैसे तुम कोशिश करोगे वैसे वैसे तुम सीखते जाओगे। ये मोटिवेशन उसे इंटरनल मोटिवेशन कहलाएगी। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है।
तो देखिए सिरापदाभिमुख जो है दिशा सिद्धांत का मतलब है कि जो है विकास की जो प्रक्रिया होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी बिल्कुल राइट होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अगर इंग्लिश में बोले तो इसे कहते हैं सेफेलोकॉडल। ये नाम याद कर लीजिए इंग्लिश में भी, सेफेलोकॉडल, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछता है सेफेलोकॉडल क्या है, व्हाट इज मतलब सेफेलोकॉडल क्या है, यह सिरापदाभिमुख जो है सिद्धांत क्या क्या व्याख्या करता है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है, विकास की जो दिशा होती है, यहाँ पे दिशा की बात हो रही है ना, तो जो विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की हो रही है। मतलब कहने का है जो पहले सर बनेगा फिर उसके बाद सारे बाकी अंग बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंडरगार्टन में कई जो है बच्चे जो है घर खेलने का जो है आनंद लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है खेल का मूल्य छोटे बच्चों को कैसे लाभ पहुंचाता है। मैंने लास्ट पेपर में आपसे पूछा था कि खेल जो है कितना महत्वपूर्ण है वाइगोत्स्की के अनुसार, ये तो इसको जो है आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए किंडरगार्टन में कई बच्चे जो है घर में ही जो है खेलने का आनंद ले रहे हैं। खेल जो है किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो पहली बात हमें पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो मतलब कहने का मतलब वाइगोत्स्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास होता है, जो एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, मानसिक डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये सारे नाम हैं इनके। तो ये जो डेवलपमेंट होता है ये संस्कृति, ये आसपास की संस्कृति, आसपास के समाज में बच्चा रह करके ही सीखता है। मतलब एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि एक बच्चा जंगल में रहे, वो समाज और संस्कृति से दूर रहेगा तो उसका जो है देखिए उसका डेवलपमेंट कैसा होगा। और एक बच्चा जो है जो कि शहर में रहता है उसका डेवलपमेंट कैसा होगा। अरे एक बच्चा गांव में रखिए उसको, उसका संस्कृति और समाज से कैसा प्रभाव पड़ता है। इन तीनों का एग्जाम्पल लेकर के आप समझ पाएंगे कि किस बच्चे का बेहतर डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप शहर वाले बच्चे का ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट होगा, थोड़ा सा गांव वाले बच्चे का थोड़ा सा अलग तरीके से डेवलपमेंट होगा, और जो जो जंगल में रह रहा होगा उसका डेवलपमेंट ना के बराबर होगा, है ना। तो ये चीज़ें। तो अब यहाँ पे देखिए खेल का मूल्य की बात हो रही है, खेल किस तरीके से। तो देखिए जब आप सामाजिक बात करते हैं तो खेल भी सामाजिक रूप से इन्वॉल्व हो जाता है। भाई खेलेंगे तो चार बच्चे खेलेंगे तो आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे सोशल होंगे, उनसे जो है दिशा निर्देश देंगे, उनसे आप जो है कमांड लेंगे। जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, अब फुटबॉल में एक दूसरे को पास करते हैं, एक दूसरे को कमांड देते हैं कि भाई मैं उधर बॉल फेंक रहा हूँ तो उधर जा। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं तो यहाँ सोशल हो रहा है ना, सामाजिक सांस्कृतिक की बात हो रही है, तो ये चीज़ की बात है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। खेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जो है टीचर को छात्रों का आकलन करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है आकलन करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। या खेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बच्चों के मौज मस्ती करने का जो है समय जो है मिल जाता है। खेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि जो है इससे नए संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो मैंने यहाँ पे संज्ञानात्मक कौशल की बात हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल पढ़ के ही लॉक कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए तो एक काल्पनिक लक्ष्य के रूप में शामिल करना चाहिए, या जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अगर हम क्लास में बैठाते हैं एक सेकेंड विशेष आवश्यकता का मतलब है कि ऐसे बच्चे जो देखने में अक्षम हो, जिनको देखने में थोड़ी कठिनाई हो, जिनको सुनने में थोड़ी कठिनाई हो, जिनको बात करने में थोड़ी कठिनाई हो, या कोई शारीरिक रूप से थोड़े से कमज़ोर हो या अक्षम हो, इस तरीके के जो लोग होते हैं या बहुत पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, इस तरीके के बच्चों को जो है एक नॉर्मल क्लास में जो है शामिल करते हैं। तो क्या जो है वो बाकी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं जो एक क्लासरूम जैसे चलती है। तो ये काल्पनिक से लक्ष्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको पूरा किया जा सकता है। या ऐसे जो है बच्चे के लिए हानिकारक है जो उनके जैसे नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। विद्यालयों का भार बढ़ेगा, तो ये भी पॉइंट गलत हो जाता है। ये शिक्षण के प्रति जो है दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो ऐसे बच्चे अगर स्कूल में आते हैं तो एज अ टीचर जो है आपका जो है टेक्निक होती है वो उनके अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। जैसे किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है तो उस बच्चे को सबसे आगे बैठा लिए, सुनने में दिक्कत है उस बच्चे को आगे बैठा लिए, उससे से ज़्यादा इंटरैक्ट करिए, स्लो प्रोसेस में बोलिए, बहुत तेज़ी से जल्दी ना बोलिए, है ना। तो शिक्षण के जो प्रति जो टेक्निक्स हैं, आपको जो टीचिंग स्किल्स हैं और टीचिंग जो टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हैं उसको थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, उनमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने जैसे शिक्षण के प्रति टेक्निक क्या है, अब भाई जो आँख से दिख नहीं रहा तो उसको आगे बैठा लिए, उसकी कॉपी में ज़्यादा देखिए, उसकी अशुद्धियों को दूर करिए, यही सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के जो है पठार का कारण नहीं है। तो यहाँ अधिगम के पठार का मतलब है रुकावट,
है ना, तो रुकावट का कारण नहीं है। आपकी पढ़ाई जो भी आप सीख रहे हैं उसमें आपका रुकावट ना पैदा करता हो, तो प्रेरणा, आप कोई आपको मोटिवेट कर रहा हो, आपको प्रेरणा दे रहा हो, तो ये क्या आपके लर्निंग में या स्किल्स में या सीखने में आपको रुकावट पैदा करता है? तो बिल्कुल भी नहीं। शारीरिक सीमा, विद्यालय का असहयोग और ज्ञान की सीमा, इसमें से क्या है? तो देखिए, जो जो रुकावट पैदा करता है वो विद्यालय का असहयोग। अगर विद्यालय जो है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, अगर वो आपको जो है सहयोग ना दे, आपके साथ जो है अच्छे से जो है पेश ना आए, है ना, और आपको जो है पढ़ाई में जो है चीज़ों को जो है मतलब अच्छी चीज़ें ना पढ़ाए, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको सिखाएगा नहीं। क्योंकि एक विद्यालय होता है जहाँ पे आपका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सभी रूप में विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे सी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते? तो विद्यार्थियों को अधिगम मतलब जो पढ़ाई है उसके प्रेरित करने के लिए हम किस टेक्निक का प्रयोग नहीं करते? तो छात्रों में जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है स्थापित करना, इस टेक्निक का नहीं करते, या उसने जो है आत्मगौरव की अनुभूति कराना, या उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो अगर हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो जिस टेक्निक का नहीं हमें यूज़ करना चाहिए वो है ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा हमें बच्चे की प्रशंसा नहीं करते। प्रशंसा करने से क्या होता है, क्यों, इससे प्रशंसा करने से ज़्यादा प्रशंसा हम अगर करते हैं तो बच्चे का अधिगम प्रभावित होता है। कैसे होगा? बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगेगा। वो इस बात बात पे उसको पुरस्कार मिले, बात बात पे या उसे दंड मिले, या कि ये बच्चा हर चीज़ कर लेगा, तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है हट जाएगा पढ़ने से, वो रुचि नहीं पैदा होगी इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? अब देखिए, यहाँ पे बच्चे के मतलब ज्ञान का मतलब है जिज्ञासु का मतलब बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के रूप में देखते हुए चिंतन पर, उनके जो बौद्धिक ज्ञान है उसके पर जो समाज का और संस्कृति का सबसे ज़्यादा महत्व माना है। तो ये हमने आपको पहले ही बताया कि वाइगोस्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में इसको महत्वपूर्ण माना था। उसके साथ साथ खेल को भी इन्होंने जो है महत्वपूर्ण माना, उन्होंने संस्कृति को महत्वपूर्ण माना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या वाइगोस्की के अनुसार दिवाली या फिर ईद या फिर ये जैसे जो सांस्कृतिक त्यौहार जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, तो बिल्कुल आपको जवाब देना हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है। उसके अनुसार, लेव वाइगोस्की के अनुसार, ऐसे पर्व जो है, ऐसे सांस्कृतिक त्यौहार जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, खेल भी ज़रूरी है। ठीक है, सामाजिक रूप से वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से अन्य जो है पहलू इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, और ये हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, इन सभी में जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और ये सामान्य सा क्वेश्चन है। तो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है कि अपने जो है एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना दे करके, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना दे करके एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस देना, आउट ऑफ द बॉक्स। अरे बहुत और आउट ऑफ द बॉक्स सोचो यार, कम से कम यार, प्लीज़ यार, आउट ऑफ, ऐसा कहते हैं ना हम लोग, अक्सर कहने लगते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, मतलब इसके इर्द गिर्द ना सोचो, इससे बाहर भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो प्रॉब्लम का कहीं और से सॉल्यूशन लाना, किसी और तरीके से सॉल्यूशन देना, या उसके कई अन्य सॉल्यूशन देना, तो ये जो होता है, इसे अगर हम कहें तो ये होता है अपसारी चिंतन। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल होगा। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता, कि एक प्रॉब्लम का केवल एक सॉल्यूशन देना। जैसे ये क्वेश्चन, जैसे हम एक बेहतर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन जो है ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये है अभिसारी चिंतन का। ठीक है, अगर हमने आपसे पूछा कि आउट ऑफ द बॉक्स का जो है परिभाषा दीजिए, तो ये किस तरीके का उदाहरण है, ये है अपसारी चिंतन का। परिभाषा इसकी पूछना अपसारी चिंतन का उदाहरण है, क्योंकि इसकी परिभाषा हर बच्चा अलग अलग तरीके से देगा, आउट ऑफ द बॉक्स देगा। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन किताब से पढ़ने के बाद भी उसकी लिखने की जो है शैली, उसका तरीका, उसका ज्ञान, उसने क्या क्या हासिल किया, उसकी भाषा, वो सब अलग होगी। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो है किस प्रकार का उदाहरण, तो यहाँ पे अपसारी चिंतन का है।
और जो है अगर आपसे पूछता है कि जो है सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो होते हैं वो किस प्रकार के उदाहरण होते हैं, तो वो आपको बताना है कि अपसारी चिंतन का उदाहरण होता है। यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी आप दो लास्ट जो है 2 क्वेश्चन पहले मैंने एक और आया है। तो ये देखिए, अधिगम जो है भागीदारी करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को जो है दंड देने का प्रयास करते हैं या पुरस्कार देने का प्रयास करते हैं तो उसकी बाहरी प्रेरणा जो है अभिप्रेरणा कम हो जाएगी। देखिए, बाहर से उसको मोटिवेशन मिलना बंद हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट कम होगा। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बार बार उसको मिलने से क्या होगा, वो फिर आपका करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अरे यार मैं हटो ना, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है, अरे मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बार बार पास तो हो जाता हूँ, मैं सर हमेशा सर जो है मैं फर्स्ट आता हूँ, सेकंड आता हूँ, इस तरीके से जो है वो भाषा अपनी बदल देगा। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है तो उसको शुरुआत में तो उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा मिलती है क्योंकि मुझे पुरस्कार मिलेगा, है ना, पुरस्कार बाहर से अभिप्रेरणा मिलती है, सॉरी माफ कीजिएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं, ये तो बाहर पुरस्कार देना जो है बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये प्रोत्साहित के लिए नहीं करता बल्कि धीरे धीरे ये हतोत्साहित भी करने लगता है। यह अधिगम में बच्चों की जो है स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा को कम करता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये पुरस्कार, बात बात पे पुरस्कार देना, बात बात पे दंड देना, ये बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं उसके स्वाभाविक रुचि, इंटरेस्ट को जो है कम करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एज अ टीचर जो है, अगर आपको टीचर को डिफाइन करना है कि एक क्लासरूम में किस तरीके का टीचर का जो है इमेज होनी चाहिए या उसको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, इसको जो है सोचते हैं, देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या है। तो एक टीचर को निर्धारित पाठ्य पुस्तक पर जो है का पालन करना चाहिए। मतलब एक टीचर को क्लास में आइए, जो चैप्टर दिए गए हैं उसको पढ़ाइए और निकल जाइए, ये करना चाहिए। तो पाठ्यक्रम को समय पर पूरा, मतलब जो भी सिलेबस दिया गया है उसको समय पर पूरा करना है और उसके साथ साथ बात बात पर रिवीजन कराते जाइए, ये होना चाहिए। या आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमें आंसर मिल गया है, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। तो ये आराम के लिए जगह बनाना, मतलब एक टीचर का जो है सबसे बड़ी भूमिका होती है कि एक क्लासरूम को क्लासरूम पहले बनाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को जो है संवाद, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का मौका दे, क्वेश्चन करने का मौका दे, क्वेश्चनिंग हो, क्वेश्चन पूछे तो वो आंसर दे। उसके अंदर भी इतना जो है वो होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो टीचर से क्वेश्चन पूछ सके, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डरता हो क्वेश्चन पूछने में। तो ये सारे जो संवाद होते हैं एक दूसरे के साथ, उसके माध्यम से सीखने का जो है प्रयास कराना चाहिए एज अ टीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 साल की लड़की असाधारण खेल क्षमता दिखाती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे रोज जो है कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। उसकी क्षमताएं किन के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पे देखिए 6 साल की बच्ची है, लड़की है जो अच्छा खेल खेलती है, उसके माता पिता ही, क्योंकि उसके दोनों जो माता पिता हैं वो खिलाड़ी हैं, तभी तो वो खेल में असाधारण भूमिका निभा रही है और उसको कोचिंग भी देते हैं। तो कहने का मतलब है उसका जो कोचिंग देना, उसका वातावरण होगा, और यहाँ पे जो उसका जो माता पिता के जो खिलाड़ी होना है वो इसको आनुवांशिकता के कारण जो गुण मिलते हैं, इसी गुण से वो खेल रही है। तो यहाँ पे जो वातावरण और आनुवांशिकता का संबंध है, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है जिसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की परस्पर अंतःक्रिया से ही एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अगर हम कह दें कि हेरिडिटी में प्रॉब्लम है, आनुवांशिकता में कमी है, तो अब उस बच्चे को चाहे जितना भी जो है आप वातावरण दे लीजिए, उसको चाहे जितना कोचिंग दे लीजिए, चाहे जितना ट्रेनिंग दे लीजिए, उसका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होगा जैसा होना चाहिए। या फिर हम कह दीजिए कि बच्चा जो है अगर हेरिडिटी अच्छा है, यहाँ पे देखिए बच्चा एक, दोनों माता पिता खिलाड़ी हैं, है ना, तो अगर उसको कोचिंग नहीं देंगे, उसको स्किल्स नहीं सिखाएंगे, मतलब ऐसा वातावरण नहीं देंगे, है ना, तो वो खेल जो है उसकी जो खेल क्षमता है वो बेहतर नहीं होगी, तो वो जेनेटिक भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा के लिए एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए,
या फिर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए, या उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बन। देखिए अगर बच्चा जो है, मान लीजिए अगर बच्चा शैतान है, ठीक है, और टीचर चाहता है कि ये बच्चा शैतानी ना करे या गाली गलौज करता हो या फिर अलग तरीके का हो जो पढ़ाई में कम हो, तो उसको पहले ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि वो किस ग्रुप, किस सदस्यों के, किस समूह के सदस्यों के साथ वो उठता बैठता है, ताकि ये जान सके कि ये सारी आदतें सीख कहाँ रहा है। तो पीटीएम में अक्सर जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, वहाँ पे इसलिए बातें होती है कि भाई देखिए आपके बच्चे में ये कमियाँ हैं, आपका बच्चा इस तरीके की हरकतें करता है, तो पेरेंट्स खुद बताने लगते हैं कि नहीं भाई सर जो है ये घर में इस तरीके के वहाँ आसपास का है, तो कहा जाता है उन बच्चों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन मत कराइए, या फिर इंटरेक्शन मत कराइए, या तो यही पेरेंट्स का लेता है, या फिर जो है पर्सनली कहिए कि उन बच्चों को भी थोड़ा सा समझाने का प्रयास कीजिए। तो भाई जो स्कूल की बात है, तो वहाँ पर तो स्कूल में सारे बच्चे जिस तरीके के होंगे उसका उन सभी बच्चों का नेचर बदलने का प्रयास किया जाएगा। यही जो है मूल उद्देश्य होना चाहिए एक टीचर का। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वृद्धि और विकास के अनुसार जो है प्रकृति का नियम क्या है, तो यहाँ पे प्रकृति का नियम क्या है, तो यहाँ पे प्रकृति फिर से बनाना या फिर अल्टरेशन या फिर परिवर्तन या समानता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है देखिए प्रकृति का नियम है वृद्धि और ये है परिवर्तन, क्योंकि वृद्धि और विकास जो है परिवर्तन के ही अनुसार चलती है। जैसे जैसे वृद्धि और विकास होता जाता है वैसे वैसे एक परिवर्तन की अवस्था आती जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15वां क्वेश्चन है, बाल विकास में जो है किस चीज़ पर बल दिया जाता है, तो इसकी प्रक्रिया पर बल देते हैं, या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देते हैं, या गर्भावस्था से किशोरावस्था के अध्ययन होता है, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए बाल जो विकास होता है इसमें एक तो प्रक्रिया होती है कि बच्चे को किस तरीके से जो है बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है ना। बाल विकास में आप किस तरीके की टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। बाल विकास का मतलब है चाइल्ड सेंटर, मतलब जो भी आप बच्चे को शिक्षा देंगे वो बच्चे के इर्द गिर्द ही होनी चाहिए। जो भी आप नॉलेज देना चाहे वो शारीरिक हो तो बच्चे के उसकी एज के अनुसार उसके खेल खिलाना चाहिए, उसकी एज के अनुसार उसको पढ़ाई कराना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ प्रक्रिया पे बल दिया गया है। वातावरण अनुभव की भूमिका पर भी बल। भाई बाल विकास की प्रक्रिया जब आप बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो वातावरण और एक्सपीरियंस की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो यहाँ पर ये भी सही है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का जो अध्ययन होता है वो बाल विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग के अनुसार जो है किस अवस्था में नैतिकता जो है बाहरी कारणों के द्वारा निर्धारित होती है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था, पहली बात तो ये होना चाहिए, तो ये इन्होंने दिया था मोरल जो है नैतिकता का सिद्धांत, मोरल की जो थ्योरी दी थी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, तो नैतिकता का सिद्धांत दिया था। और नैतिकता के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 3 स्टेजेस दिया था। तो 3 स्टेजेस जो है यहाँ पे लिखी हुई है, पूर्व पारंपरिक जो है अवस्था, पारंपरिक अवस्था और पश्चात पारंपरिक अवस्था। तो ये तीनों है यहाँ पे एक तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो पहली जो है पूर्व पारंपरिक अवस्था जिसमें नैतिकता बाहरी कारणों से होती है, बच्चा एज में कम होता है, उम्र में कम होता है, 0 से 2, 5 साल 3 साल का है, जिसमें बच्चे को जो है नैतिकता की कोई नॉलेज नहीं होती है। तो बच्चे जो भी पेरेंट्स उसको नैतिकता की मूल्य देते हैं वही उसको ग्रहण कर लेता है, उसी को सही मान लेता है। और पश्चात पारंपरिक अवस्था जो कि थर्ड स्टेज है, इसमें क्या होता है, बच्चा जो है नैतिकता जो है उसको आंतरिक मूल्य से, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, स्वयं से जो है सीखता है कि ये चीज़ गलत है तो वो गलत है और ये चीज़ सही है तो ये सही है, उसी चीज़ को सही मानता है, उसी चीज़ को गलत मानता है। तो यहाँ पे ये है किसी चीज़ को सही, तो यहाँ पे जो नैतिकता होती है बाहरी कारणों से पूछा तो यहाँ पे ऑप्शन ए है। अगर नैतिकता आंतरिक कारणों से पूछे तो वहाँ पे ऑप्शन सी लगाइएगा। ठीक है, पश्चात पारंपरिक अवस्था वहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ऐसे केस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल गर्भावस्था से की विशेषताओं का बाल्यावस्था, या फिर यहाँ पे गर्भावस्था से किशोरावस्था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है। मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है गर्भावस्था से किशोरावस्था की अवस्थाओं विशेषताओं का अध्ययन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था को करता है, अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहली बात तो ये आपको रट लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार जो है इन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये 4 स्टेजेस बिल्कुल क्रमबद्ध लिखे हुए हैं, क्रम वाइज लिखे हुए हैं, आपको बिल्कुल याद कर लेना है। संवेदीय पेशीय अवस्था, पाक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों पॉइंट बिल्कुल याद होने चाहिए और एज भी याद होनी चाहिए। 0 से जो है 2 वर्ष जो है ये है यहाँ इसके अंतर्गत आती है,
और यहाँ पे 3 से जो है 6 वर्ष ले लीजिए, फिर 6 से जो है 11 वर्ष ले लीजिए, और 11 से अधिक जो है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो बच्चा जो है ठोस वस्तुओं के बीच में, मतलब मूर्त वस्तुओं के बीच में समझने लगता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि में जो है शामिल है, तो बुद्धि को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? तो वो एक क्षमता होती है जो व्यक्ति को जो है सीखने में मदद करती है, कुछ नया करने में मदद देती है ना, कुछ जो है नैतिकता में जो है आपको जो है डिसीजन लेने में मदद देती है। तो बुद्धि को यही है। तो समस्याओं के नवीन और मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता है, या फिर किसी विशेष प्रश्न का एक ही उत्तर, यहाँ पे देखिए एक ही उत्तर देने के लिए जो है योग्यता को बताया गया है। ये योग्यताओं का ऐसा समूह है जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है। अब वो समूह में क्या हो सकता है? वो म्यूजिक भी हो सकता है, उसका भाषाई समूह भी हो सकता है, इंटेलिजेंस, उसका जो है खाली स्थान को समझने का हो सकता है, वो मैथ में हो सकता है, वो साइंस में हो सकता है ना, वो खेल में हो सकता है, वो दौड़ में अच्छा हो सकता है, वो भाषा में अच्छा हो सकता है, वो प्रवचन में अच्छा हो सकता है। कुछ लोग जो है बिल्कुल बेकार टाइप के होते हैं, बुद्धि का ज्ञान नहीं होता, लेकिन बोलने में इतने निपुण होते हैं कि वो दूसरों को इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो ये भी तो इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें हैं। तो योग्यताओं का समूह जो व्यक्तियों को सीखने में उसके मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। प्रचुर मंदन वाले व्यक्तियों का आईक्यू किससे कम होता है? तो यहाँ पे जो देखिए आईक्यू जो है, आईक्यू की पहली बात तो ये है कि आईक्यू कैसे निकालते हैं किसी व्यक्ति का। तो यहाँ पे होता है एक मेंटल एज अपॉन जो है सीए, जिसे कहते हैं क्रॉनिकल एज इंटू 100। मेंटल एज का मतलब होता है मानसिक आयु, और सीए का मतलब होता है वास्तविक आयु। इससे किसी व्यक्ति के आईक्यू निकालते हैं, पहली चीज़। उसके बाद आईक्यू जो है, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का आईक्यू, अगर क्वेश्चन ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 से 110 के बीच में रहता है। अगर किसी बच्चे का आईक्यू 90 से 110 के बीच में रहता है तो वो एक सामान्य बालक है। याद रखिएगा, वो एक सामान्य बालक है। ठीक, सामान्य आईक्यू वाला है। अब अगर किसी बच्चे का 110 से 120 तक चला जाता है तो वो कह सकते हैं कि सामान्य से थोड़ा अच्छा है। लेकिन 120 प्लस अगर चला जाए तो आप ये मान लीजिए कि 120 प्लस जाने का मतलब है कि बच्चा प्रतिभाशाली है, उसका पढ़ने का जो है अच्छा है, उसका दिमाग भी अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है। और 140 प्लस में तो बिल्कुल मतलब सुपीरियर टाइप का बच्चा समझ लीजिए, है ना। अब बात यहाँ हो रही है कि प्रचुद्ध मंदन वाले व्यक्ति का है, वो आईक्यू जितना कम है वहाँ पे आंसर जितना कम दिख जाए उतना ही आंसर है। आईक्यू यहाँ पे 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर 25 को लॉक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, लेकिन जो है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। ये उदाहरण किस प्रकार से जो है उसकी मदद करेगा? ये किस प्रकार का उदाहरण है? क्षैतिज जो है अधिगम अंतरण का उदाहरण, ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण का उदाहरण। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है द्विपार्श्विक, इसका सही आंसर है ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण का उदाहरण। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का पर आधारित है? तो यहाँ पे देखिए वाइगोस्की ने जो कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बच्चे के डेवलपमेंट में। तो सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण या सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समावेशी विद्यालय जो है विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। एक ऐसा समावेशी विद्यालय जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। समावेशी विद्यालय का मतलब है कि जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं और सभी प्रकार की एजुकेशन दी जाती है। वहाँ पे शारीरिक शिक्षा भी दी जाती है, वहाँ पे मानसिक जो है आपको ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे आपके बौद्धिक जो है क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब यहाँ पे सब कुछ। तो बच्चे की जो क्षमताओं की परवाह किए बिना यहाँ पे हो रहा है, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। या फिर यहाँ पे बच्चों के बीच में अंतर करता है, विशेष रूप से जो सक्षम वाले, यहाँ पे भी गलत हो जाता है। तो ये यहाँ पे गलत करते जाइए। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए यहाँ पे, या फिर शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने में मदद करता है, सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे जो सही है वो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है, समावेशी विद्यालय वहाँ होता है जहाँ पे सभी की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, सभी को जो है शारीरिक मानसिक जो है ज्ञान
उसका बूस्ट किया जाता है, वहाँ पर संपूर्ण डेवलपमेंट होता है एक बच्चा। तो यहाँ पे देखिए किसी भी बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार अगर किसी बच्चे में कोई कमी है तो उसको ध्यान दिया जाता है और उसकी जो है कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगर किसी बच्चे में कुछ क्वालिटी है, मान लीजिए वो म्यूज़िक में अच्छा है, तो उसको म्यूज़िकल चीज़ों में जो है ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो म्यूज़िक में और बच्चा अच्छा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा कब जागती है। तो ज्ञान प्राप्ति, हमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा कब होती है, जब हम ये देखें कि ज्ञान हमारे भौतिक जीवन के लक्ष्यों की जो है प्राप्ति का साधन है। मतलब जो हमारी आवश्यकताएं, कार, गाड़ी, घोड़ा, घर ले लेना, ये सारी जो है लक्ष्यों को जो है प्राप्ति का साधन है, ये चीज़ें होती हैं, तब हमें ज्ञान प्राप्ति। यहाँ पे हम सामान्य मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, हम उस ज्ञान प्राप्ति वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा कब जागृत होती है, जब हम ज्ञानवान किसी मनुष्य ही श्रम का अधिकारी होता है, ये हम देखते हैं, या फिर यह हम देखते हैं कि ज्ञान के द्वारा हम मनुष्य ने सभी सुखों का लाभ लिया है या लाभ उठाता है, या फिर हम देखते हैं कि ज्ञान के द्वारा जो है सृजनात्मक कार्य किए जाते हैं। तो हम ज्ञान प्राप्ति करने की, अब देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ऑप्शन ऐसा नहीं है कि भौतिक लक्ष्यों के प्राप्त कर, आज के समय में तो हम सभी जो है सुखों की तरफ भागते हैं, हमें सबको सुख चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा एक सुंदर सा घर हो, हमारे पास गाड़ी हो, हम आईफोन चलाएं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो। तो ये सब चीज़ें लक्ष्यों को जो है प्राप्त करने का एक साधन है, तभी तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान का मतलब हम नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हम अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यही हमारा मूल है। लेकिन इससे ज़्यादा तार्किक क्वेश्चन का जवाब ये है कि बच्चे के जो है ज्ञान के द्वारा जो है हम सृजनात्मक कार्य जो है किए जा सकते हैं। क्वेश्चन यही है, आंसर भी यही है, ऐसा नहीं उस सृजनात्मक कार्य से ही हम भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। अब सृजनात्मक कार्य का मतलब है कि हम ज्ञान प्राप्ति की हमारी इच्छा कब होती है, जब हम वो सृजनात्मक कार्य करते हैं। जैसे कोई म्यूजिक में अच्छा है, हमारा ये सृजनात्मकता का मतलब है कि कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नया करे। तो हमारा मान लीजिए हमारे अंदर म्यूजिक की अच्छी थी और हमें अचानक जो है हमें कुछ कहीं से मोटिवेशन मिल गया, तो हमने देखा कि हमें ये करने से हमारा कुछ अच्छा बेहतर होगा, तो हमने उसके लिए जो है हमने प्रयास किया, सृजनात्मक कार्य के लिए हम प्रयास करने लगे ताकि हमने उसी के लिए ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण जो है आवश्यकता है, ये कथन है। तो ये कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत जो है व्यक्तिगत मामला है, या सही हो सकता है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक रूप से जो है शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, या सही है जिसमें शारीरिक अन्य पक्षों के अंतःक्रिया संबंधित है, यहाँ अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्ष, मतलब अन्य पक्ष कौन सा है, वहाँ पे मानसिक विकास भी है, वहाँ पे भावनात्मक विकास भी है, वहाँ पे बौद्धिक विकास भी है। तो इन सभी से एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है। ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी सही होगा। 26वां क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो विकास की जो है प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, तो विकास की प्रत्येक जो है अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। तो ये बिल्कुल सही है, उसकी प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं। अगर हम विकास की बात करें तो अगर हम पियाजे की 4 अवस्थाओं की बात करें तो उसकी एक अपनी अपनी विशेषताएं हर बताया है उन्होंने। 4 स्टेजेस के बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने बताया कि किस स्टेज में बच्चे का क्या होगा। अगर हम वाइगोस्की की बात करें तो उन्होंने जो है बताया कि जो है बच्चे के जो है संज्ञानात्मक विकास में किस चीज़ का रोल है। तो वो हर अवस्था में, हर एज में, हर मतलब जो है स्टेजेस में उनकी अपनी पर्सनल विशेषताएं होती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, सीखने संबंधित निर्योग्यता जो है सामान्यता जो है क्या है, तो उन बच्चों में पाई जाती है जिस विशेषता जिनमें पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से जो है ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पूछ रहा है कि सीखने संबंधी निर्योग्यता, मतलब अगर बच्चे को सिखाने का भी प्रयास करे फिर भी वो सीख नहीं सकता, मजबूर है, वो उससे सीख नहीं सकता, उसका क्या कारण हो सकता है। तो यही हो सकता है इसका कारण कि उसके माता पिता से जेनेटिक जो भी उसको गुण मिले हो, जेनेटिक मतलब उसको आनुवांशिकी संबंधी कोई बीमारी हो। मान लीजिए उसके पिता को जो है कलर ब्लाइंडनेस थी, तो वो लाल और हरा टाइप का रंग जो है नहीं देख पाएगा, या फिर जो है बच्चे को रतौंधी हो गई हो, है ना, उसके माता पिता को भी होती हो, उसको भी मिल गई हो, तो उससे क्या हो, उसको रात में दिखने की समस्या हो जाएगी, या फिर और कोई अनुवांशिकीय संबंधी बीमारी हो, या शारीरिक कोई दोष हो, या उसको जो हाथ में पहले भी कोई एक परिवार था जिसका जो है उसके माता के
माता या पिता के किसी के जो है उसके हाथ की उंगलियां नहीं थी। ठीक है, अब देखिए कैसी विडंबना है कि उसके माता या पिता में से किसी के हाथ की उंगलियां नहीं थी, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी भी उंगलियां नहीं थी, तो ये शारीरिक दोष के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एक शिक्षिका जो है अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे देखिए अनुदेशात्मक जो है, यहाँ पे तो ये क्या होगा इसका सही आंसर, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सक्रिय भागीदारिता, इसको कहेंगे, इसके सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की जो है सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है तो अक्षमता के अनुसार विभिन्न जो है शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ अक्षमता के अनुसार जो भी बच्चे में जो भी कमी है उसके अनुसार अन्य अन्य जो है टेक्निक्स का प्रयोग करके जो है बच्चे को जो है एक अच्छी जो है मतलब अधिगम जो है प्रोवाइड करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार बुद्धि डैश डैश क्या है। तो टर्मन के अनुसार जो बुद्धि है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने व्यवहार को बदलने की क्षमता है, या फिर अमूर्त चिंतन की क्षमता है, या फिर शारीरिक और सामाजिक परिवर्तन के जो है अनुकूल होने की क्षमता है। तो यहाँ पे जो टर्मन का है ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। आज के 30 ऑप्शन समाप्त होते हैं, 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, रिव्यू बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए। आज का जो टारगेट है वो मत भूलिएगा, 10 लाइक है केवल मात्र, उनको ज़रूर दीजिएगा। 10 लाइक्स जो है आपको हमेशा हमें मोटिवेट देता है, हम मोटिवेट होते हैं, हम आपको इसी प्रकार से वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर भी करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का जो है वीडियो समाप्त होता है यहाँ पे, धन्यवाद।